जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे आपका जो ग्रुप डी में जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग सभी जानते हैं जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस 2022 में हुए हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 2022 में जितने भी ग्रुप डी के लिए, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं डेली लेके आ रहा हूँ आप लोग के सामने। यहाँ तक की बात है 17, 18 और 22 ये सब का 3 शिफ्ट का ये टोटल शिफ्ट हम कंप्लीट करा दिए गए हैं। यही यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो टोटल 25 क्वेश्चन का सेट होता है इसमें, तो जाके जरूर देखें जिससे हो सके आपका आगामी जो भविष्य में आने वाली आपकी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं उसमें आप सफल हो सके। ठीक है। और आज आपका बात करेंगे 23 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे, टोटल 25 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे से हम लोग करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं सीधे आगे की ओर, इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। यदि चैनल से जुड़ गए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर, न्यू बच्चे के पास शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा जिससे हो सके उसका तैयारी, जो भी न्यू स्टूडेंट है बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है उसके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग मैथ मैजिक क्लासेस को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे बटन देके क्लिक कर दीजिए, जिससे होगा क्या, कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जॉब के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो या क्लास के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से देता हूं और डायरेक्ट ही टेलीग्राम के चैनल पे भी देता हूं। ठीक है। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर, बिना कुछ लेट किए। तो आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 23 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे, ये आप लोग कीजिएगा। ये क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट हो सके आगे एग्जाम्स में। ठीक है, आगे होने वाले परीक्षाओं में। तो तीन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। तो यदि कोई भी संख्या पे पावर जीरो होता है मेरे भाई, उसका वैल्यू एक हो जाता है। ये लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 3 पे पावर जीरो है तो इसका वैल्यू एक हो जाएगा। और यदि कोई भी संख्या पे पावर -1, पावर पावर में यदि -1 है तो बेटे में जाके इसका पावर हो जाता है। ठीक है। ये बात आप जान गए। जैसे मान के चलिए n पे पावर -2 है तो ये बेटे में n पे पावर 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा बेटे में जाके। ठीक है। तो ये हट जाने के बाद क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2 यानी 9 हो जाएगा। तो ये आपका 1/3 ही रहेगा। छोटी ब्रैकेट है, सम्मान के साथ छोटी ब्रैकेट लगाना है और 27 से इसको मल्टीपल करना है। ठीक है। अब यहाँ से आ गया तो 1 प्लस हो गया इसका, तो 9 3 12 योग और 9 तिया 27। हम आपको बताए थे योग करने का नियम, कॉर्नर गुना कीजिए, दोनों ऊपर का योग कर दीजिए, 9 3 12, नीचे का गुणनफल डायरेक्ट लिख लीजिए, ये आपका योग आ गया। ठीक है। और गुना 27 से इसको कर दीजिए। तो 27 बारह क्या हो जाएगा, 39/27 गुना 27। तो ये 27 27 आपका चला जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा 39 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो ये था वैल्यू आपका 0 पे पावर, इसको जीरो कभी नहीं लिखना है, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का दूसरा नंबर प्रश्न, एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसमें कि उसका विकर्णों की लंबाई दिया गया है। एक समचतुर्भुज है, क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा, मैथ क्वेश्चन है। ये विकर्ण आपका दिया गया है, ये विकर्णों का यूज दिया गया है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है आपका हाफ गुना विकर्णों की विकर्णों का गुणनफल। गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल के जगह हम डायरेक्ट हम a गुना b लिख सकते हैं, यही आपका एरिया होता है। ठीक है। विकर्णों का गुणनफल होता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपका हाफ हो गया, विकर्णों का गुणनफल क्या है, एक विकर्ण 12 है, दूसरा विकर्ण 15 है, 2 से ये 6 चला जाएगा, 15 से हम लोग जानते हैं 90 इसका सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा। ठीक है। तो एरिया, समचतुर्भुज का एरिया क्या निकल के आप लोग के सामने आ गया, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी वे क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। पहले क्वेश्चन ध्यान, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2457 है। ठीक है। इसका योग 2457 है। तो 3 क्रमागत गुणजों का योग 2457 है, तो क्या मैं बता सकता हूँ उसका 3 क्रमागत का जो होगा ए बी सी, जो भी होगा ए बी सी, तो इसका यदि 3 से हम डिवाइड कर दे तो ये मेरा औसत का निर्माण करेगा। तो 2457 में यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 अठे 24, यहाँ से चले जाएगा, 3 का 3 नमा 27, यानी 819 जो निकल के आया आपका, 819 जो निकल के आया आपका, ये आपका औसत है। ठीक है। 3 क्रमागत गुणजों का औसत 819 है। ये 9, अब ये 9 का रोल इस जगह क्या है कि 9 के 3 क्रमागत गुण, 9 का रोल क्या है, यानी कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। यानी 3 संख्या एक ऐसी संख्या है जो आपका 9 से विभाज्य, लगातार 3 ऐसी संख्याएं जो 9 से विभाज्य है और उसका गुणजों का योग इतना है।
तो 9 से विभाज्य है मेरे भाई, तो 819 जो एक संख्या 9 से विभाज्य है, अगली संख्या 9 से विभाज्य कब होगा, जब उसमें 9 ऐड कर दीजिएगा। जब उसमें 9 ऐड कर दीजिएगा तो इसमें 9 ऐड कर दीजिए आप, तो 9 9 18 में 1 2 यानी 828 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब क्या कीजिएगा आप, इसमें आपको क्या करना होगा, तो इसमें आप 800 यदि एवरेज है तो इससे जो ए वाला होगा इससे कम होगा, तो 810 हो जाएगा। 9 माइनस करेंगे क्योंकि ये सब संख्या साफ साफ बोला गया, ये टोटल जितनी संख्याएं हैं 9 से विभाज्य है, 3 क्रमागत पूर्णांक, तो 3 से भाज दिए, मेरा औसत निकल आया, औसत से 3 संख्याएं को हम यहाँ दर्शा दिए। तो क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से 828 निकल के आ रही है, ये आपका सबसे बड़ी संख्या है। करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर इसको बता रहा हूँ, आप लोग को लगता होगा इसमें क्या है, कुछ नहीं था इसमें। ए बी सी दिया गया है, इसमें साफ बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि 3 9 के 3 क्रमागत पूर्णांक का योग 2457। ठीक है, 9 के 3 क्रमागत गुणन यानी कि जो भी 3 क्रमागत होगा वो 9 से विभाजित होगा। ठीक है, 3 क्रमागत है, यदि हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो 3 का औसत मेरे पास निकल कर, 3 संख्या का औसत, औसत हमेशा बीच वाला होता है, तो 3 संख्याएं इसको बीच में रखे, और 9 से सब विभाज्य, 9 से विभाज्य वही होगा जब इसमें 9 ऐड कीजिएगा आप, तो इसमें पहले बार में 9 माइनस कर दिए, दूसरे बार में ऐड कर दिए, सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा था, तो आपका सबसे बड़ी संख्या 828 निकल के आ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रश्न हम कराए गए हैं, जो आपका 5 जून को एनटीपीसी में जो पूछे गए थे, ग्रेजुएट लेवल जो पूछे गए थे, उसमें से ये क्वेश्चन हम करा दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। इसको आप सरल कीजिएगा, तो सबसे पहले डिवाइड है, ब्रैकेट का काम क्रिया, इधर कुछ भी हो सबसे पहले ब्रैकेट का काम क्रिया करना होगा आपको। तो 8 7 15, 15 में 3 गया 12, तो 12 डिवाइड बाई 3 गुना 12। तो इसके बाद सबसे पहले आपको भाग का काम क्रिया करना होगा, तो 3 चौक 12 गुना 3 चौक 12 यानी 4 बार में जाएगा, बर चौक 48, यानी करेक्ट उत्तर जो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 48 इज करेक्ट आंसर नंबर 4। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं भी आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में, कोई भी क्वेश्चंस के रिलेटेड परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कीजिएगा, जिससे हो सके मैं दूसरे सेशन जो आऊँ उस क्वेश्चन को मैं ले सकता। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, इस जगह यहाँ क्या आएगा, यानी इसको आपको सॉल्व करना है, निकटतम अनुमानित पे सॉल्व करना है इसको। आप डायरेक्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्वेश्चन बार बार क्यों बोलता हूँ, आप लोग को बार बार बोलते हैं क्वेश्चन फुल पढ़ा करो मेरे भाई, मैथ्स है। अब आप इसमें डायरेक्ट, यदि कोई भी नॉर्मली स्टूडेंट रहेगा जिसने ये मतलब टॉपिक पढ़ा ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो डायरेक्ट इसमें ये करेंगे, 35 9 2 करेंगे, इतना गुना करेंगे, आप करते रहिएगा और दूसरा स्टूडेंट 5 क्वेश्चन करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, अनुमानित देना है, क्योंकि आपका आंसर जो भी होगा लगभग में आंसर दिया होगा। ठीक है, तो 125.99, क्या मैं इसको 26 लिखूँ, क्या कोई 126 में लिख दूँ तो क्या कोई गलती की नहीं ना, 126 लगभग में, इसको हम 36 लिख दिए, कोई गड़बड़ किए नहीं। ठीक है, इसको हम 4 लिख दिए +4, क्या कोई गलती किए, कुछ भी नहीं। इसको हम 16 लिख दिए, क्योंकि 16.11 है तो इसको हम 16 लिख सकते हैं, 17 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 पॉइंट, हाँ इस जगह 81 91 रहता तो हम 17 अप्रॉक्स मान सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से इसको कीजिएगा, 16 चौके 64 हो गया आपका, अब प्लस इधर 36 हो जाएगा, और 126 माइनस से ले जाएगा, तो यानी प्लस प्लस ये आपका एड होगा, तो 0 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, होगा ना, 6 4 10 होगा, 6 2 8 9 90 होगा। इसमें आपको 36 माइनस करना है, 36 माइनस कीजिएगा तो इकाई डिजिट पे 4 आंसर आएगा, तो 4 इकाई डिजिट पे एक ही ऑप्शन में आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर 154 निकल के आ गया। ठीक है, ये बात मान गए आप लोग, 154 इसका उत्तर। ठीक है, अप्रोक्स का क्वेश्चन अप्रोक्सली करना होगा आपको, यदि अप्रोक्सली नहीं करते हैं तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, ये प्रश्न आप लोग कीजिएगा। चलिए चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर। एक सम बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 120 डिग्री है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं संभव है आपको बताना। कोई भी सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का योग का जो
प्रत्येक आंतरिक कोण का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, हम आपको फार्मूला पहले ही बता चुके हैं कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री। प्रत्येक पूछे तो n से डिवाइड कर देना है, यही आपका 120 निकल के आया, यही आपका सॉल्व करना है। समझ गए? तो यानी ये आपका फार्मूला हो, इसको आप याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला हो। ठीक है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री बेटे n, प्रत्येक पूछ रहा है। ठीक, प्रत्येक पूछ रहा है। अब डायरेक्ट सॉल्व की ओर चलते हैं हम। तो 2n -4 90 डिग्री है बेटे, n है तो n दे दिए, टोटल कितना निकल के आया 120 डिग्री प्रत्येक कोण का। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो इसका आप यदि प्रक्रिया करते हैं तो इसको यदि आप ब्रैकेट में तोड़ते हैं तो 180 n आ गया, 360 बराबर 120 n आ गया। ठीक है, तो बराबर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 में 120 जाएगा तो 60 एन बचेगा, बराबर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 360 बचेगा। एन का वैल्यू आपके पास 60 निकल गया, यानी भुजाओं की संख्या आपके पास जो होगा वो 60 होगा, 6 होगा। समझ गए? भुजाओं की संख्या जो होगा वो आपके पास 6 होगा, तब इसका आंतरिक कोण आपका प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 120 डिग्री निकलेगा। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये फार्मूला हर एक जगह आपका यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। यदि ए ने 384 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 576 रुपये में बेच दी, ठीक है। अब बी ने 1254 रुपये में वस्तु खरीदी, इसको 1672 रुपये में बेच दी, तो ए का लाभ और बी का लाभ का अनुपात क्या होगा हमको बताना। सबसे पहले ए का लाभ क्या होगा? सबसे पहले ए का लाभ 384 रुपये में, भाई साहब ये क्रय मूल्य था इसका, 384 रुपये में खरीदा। अब बेचा कितने में? विक्रय मूल्य। बेचा कितने में? तो इसने बेच दिया 576 में। तो क्या मैं बता सकता हूँ इसका लाभ क्या होगा? तो इसका लाभ आपका निकल के आएगा 192, क्योंकि परसेंटेज का अनुपात पूछ रहा था, इसका परसेंटेज खोज रहा था, 192 रुपया फायदा होगा। 384 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, 576 रुपये में बेचा, यानी 192 रुपया उसको प्रॉफिट यानी लाभ हुआ। लाभ हुआ किस पे? जितना हम वस्तु खरीदा था 384 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुना करते हैं, तो ये आपका समथिंग 2 बार में जाएगा, ये आपका 50% का निर्माण करता है। ठीक है, यानी ए का लाभ कितना हो गया आपका? ए का लाभ कितना हो गया आपका? 50% हो गया। ठीक है, अब बी का चलते हैं। बी कितना में खरीदा था? 1254, ये इसका क्रय मूल्य है, और इसको बेच रहा है कितना में? 1672 में, ये इसका विक्रय मूल्य है। क्या मैं इसका लाभ बता सकता हूँ लाभ कितना होगा? तो यहाँ 8 चले जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 418 रुपया इसको लाभ प्राप्त हुआ। हुआ किस पे है? 1254 पे हुआ है, परसेंटेज में 100 कर दीजिए। समथिंग ये 8 से 24 3 5 3 बार में जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं 100/3% इसका लाभ। तो ए बी अब कुछ नहीं करना था, ए बी का लाभ का अनुपात पूछा रहा था। ए का लाभ 50 है, 50% है, बी का लाभ 100/3% है, परसेंट परसेंट कट जाएगा। इसको आप गुना करते हैं तो 150/100 हो जाता है। तो यदि करते हैं इसको 50 दिया 150, 50 दूनी 100, यानी 3/2, यानी 3:2 इसका लाभ का अनुपात होगा। 3:2 लाभ का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ सवाल में था नहीं, इसको लाभ निकालना था, उसको अनुपात में कन्वर्ट करना था। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आज का 8वां नंबर प्रश्न, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है, तो उसी दर से वो कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा? दर समान है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10 वर्ष में कोई धनराशि दुगुनी हो जा रही है, दुगुनी हो जा रही है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कितने वर्षों में ये धनराशि 16 गुना हो जाएगा। तो पहले 2 गुना हो रहा था, 2 गुना होने के लिए फिर 2 गुना होगा, फिर इसका 2 गुना होगा, फिर इसका 2 गुना, फिर इसका 2 गुना होगा। समझ रहे हैं ना? 2 गुना होते जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 पे पावर 4 गुनी हो जाएगी। 16 गुना का मतलब है 2 पे पावर, पहले से 2 पे पावर 4 गुनी हो जाएगी। पहला आपको 10 वर्ष दिया गया था, लेकिन 4 वर्ष यहाँ आपका अधिक है, यानी 16 गुना है। तो कितने वर्ष हो जाएगी? तो पावर को गुना करना है, तो 10 ईयर्स और 4 गुना था, यानी 40 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी 40 साल इज आपका करेक्ट आंसर। समझ गए? इस तरह प्रश्न में आप बना भी सकते हैं, मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन मेथड में बहुत ज़्यादा आपका टाइम एडजस्ट होगा। तो आप ये मेथड नियम याद रखिएगा। तो ये मेथड हम बहुत जगह अप्लाई कर चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट साबित है ये मेथड। ठीक है, तो आप लोग इस मेथड का उपयोग करेंगे, 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न आज का, एक मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई अपने निर्धारित स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है,
यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो उसी मार्ग से समय पर पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल को समान गति से चलते हुए कितने मिनट लेने चाहिए या लगना चाहिए। ठीक है, तो एक मोटरसाइकिल मान लिए हम कुछ डिस्टेंस डिस्टेंस हम मान लिए यानी दूरी हम मान लिए क्या, एक्स किलोमीटर, दूरी हम मान लिए एक्स किलोमीटर। तो यदि दूरी जाएगा मेरे भाई तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, यानी दूरी बटे चाल, पहला जो 50 किलोमीटर जो दूरी तय किया होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से जाने में इतना समय लगा होगा। ठीक है, और फिर ये यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो यानी ये दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तो यानी समय निकल गया, ये दोनों के यदि समय अंतर कर देंगे तो जो मेरा समय का विचलन हो रहा है तो वो मेरा हो जाएगा, यानी 10 मिनट देरी से और 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी 5 मिनट का विचलन हो रहा है। ये मिनट में, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से हमको डिवाइड करना होगा। यहाँ हम क्या आ जाएगा, मेरा दूरी आ जाएगा, तो दूरी इसको माइनस करते हैं तो साफ साफ बताएं, कॉर्नर पे इसको गुना कीजिए तो ये 60 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये दोनों को माइनस कर देना तो 10x हो जाएगा, नीचे को गुणनफल कर देना यानी 50 गुना 60 बराबर 5/60। तो ये 60 गया, 5 से ये 2 गया, 2 से ये 25 गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दूरी मेरे पास 25 किलोमीटर निकल के आया। ठीक है, ये जो दूरी, ये जो प्रक्रिया जो चल रहा था, ये टोटल डिस्टेंस में इसका दूरी कितना निकल के आया, 25 किलोमीटर टोटल दूरी निकल के आया। अब हमको समय पे पहुंचना है, 25 किलोमीटर मेरा निकल के आया, और कितना किलोमीटर प्रति घंटा से सबसे पहले हम चल रहे थे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे थे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे थे, तो क्या ये घंटा में आ जाएगा, तो जी 1/2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 1/2 घंटा हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं 1/2 घंटा का मतलब 30 मिनट। 30 मिनट इसको पहुंचने में समय लग रहा है, लेकिन 10 मिनट देरी हो रहा है इसको, तो ये टाइम पे पहुंचने के लिए कितना मिनट लेगा, तो यानी 20 मिनट में ये टाइम पे पहुंच जाएगा। 20 मिनट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, इसमें कुछ नहीं था, सबसे पहले आपका दूरी निकालना था, बस दूरी निकाल लिया आपका कहानी खत्म हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं दूरी बटे चाल समय होता है, समय माइनस समय बराबर समय कर दिए हम, समय जितना विचलन हुआ यहाँ से मेरा दूरी निकल चल के चले आया, दूरी निकल के चले आएगा तो मेरा यहाँ से घंटा निकल के चले आएगा, कितना दूरी हम पहुंचेंगे, और जो विचलन हो रहा था उसको माइनस कर देंगे तो मेरा करेक्ट ऑप्शन यानी 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक डीलर, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, ठीक है, और फिर भी उसे 10% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, दशमलव में ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य नहीं कुछ तो कुछ नहीं जानते हैं, तो क्रय मूल्य आप 100 मान सकते हैं, क्योंकि 100 से कंपेयर करना बहुत आसान होता है। ठीक है, क्रय मूल्य मेरा ये हो गया, इससे कुछ हम अंकित प्राइस किए होंगे, कुछ बढ़ा के प्राइस किए होंगे जिससे हम डिस्काउंट दे सके, तो उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या निर्धारित किए थे ये हमको अभी तक पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि अंकित मूल्य पे 30% छूट दिया गया है, यानी अंकित मूल्य पे हमको 30% डिस्काउंट दे दे दिए। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद हम देखें कि हमको 10% का लाभ हो रहा है, तो जो वस्तु हम 100 में खरीदे अब हमको 110 में हम बेच रहे हैं, यानी कि 10% प्रॉफिट हो रहा है 30% डिस्काउंट देने के बाद। तो 30% डिस्काउंट जो दिए, तो डिस्काउंट कितना दिए, 3/10, अरे 30% का वैल्यू 3/10, इतना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद मेरा 110 आया, तो यानी डिस्काउंट देने के बाद इसका क्या हो जाएगा, तो 10 में यदि 3 डिस्काउंट दिए तो 60/10 का वैल्यू रह जाएगा, तो 60/10 का वैल्यू क्या है आपके पास, 110 है, तो एक का वैल्यू क्या निकल के आएगा आपके पास, 1100/7, ये आपका मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस आपका क्या निकल के आया यहाँ से, मार्क प्राइस क्या निकल के आया यहाँ से आपका 1100/7, ये आपका मार्क प्राइस है। बस क्वेश्चन में तो यही बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, पहले अंकित मूल्य था कितना 100, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया 1100/7, यानी कितना बढ़ा, तो हम बोल सकते हैं कि पहले 100 था अब 1100/7 हो गया, तो यानी 700, यानी बोल सकते हैं हम 400/7 बढ़ा। बढ़ा किस पे है, 100 पे बढ़ा है, तो 100 हम जानते हैं, इसको निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपका 100 है तो 100 यहाँ चला आएगा आपका। ठीक है, तो ये 100, ये 100 गया, 7 से इसको करते हैं तो 7×6 = 42 हो जाता है, 5 बार में करेंगे इसको, 7×5 = 35, यानी 5 दशमलव, यानी 5 दशमलव एक ही ऑप्शन में 4 दशमलव, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, यानी हम बोल सकते हैं 57.5
हम बोल सकते हैं कि आंसर जो आएगा 57.14%। हमको भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इकाई अंक देखें कि हाँ 7×42 नहीं जा रहा, 7×5 यानी 5 बार में जा रहा है, तो एक बार ऑप्शन पे झलक मारिएगा, 5 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। तो इस मेथड से आपको बनाना है, नहीं कुछ तो क्रय मूल्य, मान लीजिए अंकित मूल्य निकालना था। अंकित मूल्य यदि आपका प्रॉफिट दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, छूट दिया गया है, तो अंकित मूल्य निकालना बच्चे का खेल है ना, ठीक है। यहाँ से आप अंकित मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। एक धनराशि को 4 सदस्यों ए बी सी डी में 4, 7, 9, 3 के अनुपात में बांटना है। यदि सी को डी से इतना रुपया अधिक प्राप्त हुआ तो डी का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले हम रेशियो लिख लेते हैं। ए बी सी डी का रेशियो क्या था, 4 था, 7 था, 9 था, 3 था, ठीक है। ये इसका रेशियो था। रेशियो वही होता है जो मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है सी को डी से 720 रुपया अधिक मिले। सी को डी से 720 रुपया अधिक मिले हैं, लेकिन अधिक इस ये दोनों में है कितना, तो अधिक तो 6 ही है ना, अधिक तो 6 ही है ना। ये डी 3 था, ये 9 था, इससे 6 अधिक है, लेकिन संख्या में 720 अधिक है, तो यानी एक का वैल्यू संख्या में कितना अधिक हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जब एक का वैल्यू 120 निकल जाएगा तो डी का हिसाब पूछ रहा है, तो डी का वैल्यू 12×3=36, 360 करेक्ट, यानी 360 आपका उत्तर होगा, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं पूछा, अंतर है तो अंतर बराबर अंतर हम कर दिए, यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तीन संख्याएं ऐसी है जो एक दूसरे से अभाज्य है, ठीक है। इस प्रकार की पहली दो का गुणनफल 357 और अंतिम दो का गुणनफल 609 है, तो तीन संख्याओं का योग क्या होगा वो आपको बताना, ठीक है। तीन संख्याएं एक दूसरे से अभाज्य है। तीन संख्याएं हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, तीन संख्याएं, ठीक है। इतना बात आप जान गए। तो इसमें से इस प्रकार के पहली दो का गुणनफल 357 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई का गुणनफल 357 है, ठीक है। अंतिम दो का गुणनफल यानी वाई जेड, अंतिम दो तो वाई जेड का गुणनफल कितना है, 609, ठीक है। तो तीन संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा इसको आपको बताना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है मेरे दोस्त, इसमें वाई वाई आपका कॉमन आ रहा है। ये अब आप बात जाने, वाई वाई आपका कॉमन आ रहा है। तो वाई वाई आपका जब कॉमन आ रहा है तो इसमें से कहीं ना कहीं एक चीज आपका कॉमन होगा। तो वो कॉमन क्या होगा, जब इसका एचसीएफ लीजिएगा तो वही आपका कॉमन आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 357 नहीं होगा, यानी इसका एचसीएफ 21 होगा, ठीक है। इसका एचसीएफ आपका 21 निकलेगा, यानी 21 जो आपका एचसीएफ निकला ये आपका वाई का मान निकला, क्योंकि 21 एचसीएफ तो वही होता है ना मेरे दोस्त जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन, एचसीएफ तो वही होता है ना जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या 21 निकल के आ रहा है, तो इसका 21। जब y का वैल्यू 21 निकल के आ गया तो क्या x का वैल्यू हम बता सकते हैं, तो जी इसमें से 21 को डिवाइड कर दीजिए। x का वैल्यू निकालना है तो 357 में 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका समथिंग 17 आ जाएगा। 17×2 = 34, हाँ 17, यानी x का वैल्यू आपका 17 निकल के आ गया। y का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 21 निकाले हुए हैं, और z का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो z बराबर 609 करना पड़ेगा और y से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। y z में यदि y से डिवाइड करेंगे तो z का भी तो वैल्यू बढ़ेगा आपका, तो 21 आ गया। तो यहाँ से आपका कितना आपका उत्तर आ जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 9 और 2 29, 29 हो जाएगा, यानी z बराबर 29, ठीक है। ये आपका एक्स वाई जेड का मान निकल चुका है। तो पूछा गया तीन संख्याओं का योग क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो होगा मेरे पास 17, 21 और 29, तो बराबर 9 1 10 7, 17 हो जाएगा। इकाई अंक पे 7 है आपका, इकाई अंक पे आपका 7 है, तो 7 का मतलब इकाई अंक पे एक ही पे है, यानी इसका उत्तर 67 होगा। 67 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, समझ गए। पहली दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया था, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया था, तो इसमें हम जानते थे वाई वाई दो कॉमन है, ठीक है। वाई कॉमन है, इसका मतलब इसका एचसीएफ यदि हम ले लेंगे तो एचसीएफ भी दोनों में कॉमन जाएगा, तो एचसीएफ 21 निकला, तो यानी दोनों में कॉमन 21 है, तो यानी वाई का वैल्यू आपका 21 निकल के आ गया, ठीक है। इसी के अनुसार इसमें भाग दे दिया, एक्स वाई में हम वाई से भाग देंगे तो एक्स का वैल्यू निकल गया, और वाई जेड में यदि वाई से भाग देंगे तो जेड का वैल्यू निकल गया। तीनों का योग पूछ रहा था, योग आपका ये निकल गया, ठीक है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। हल कीजिएगा। टू ब्रैकेट से शुरू 5x - 3 + 3 × 3x - 5 बराबर 93 है। क्या ये 93 x का वैल्यू क्या रखे,
एक्स का वैल्यू हम क्या रखें जो आपका 93 उत्तर निकल के आए। तो एक्स का वैल्यू क्या रखें जो 93 उत्तर निकल के आए, तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू आप ऑप्शन से उठाना शुरू कीजिएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी यहाँ से भी कर सकते थे, नो डाउट, लेकिन सबसे कम समय में करने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ जो है ना कैलकुलेशन का आप कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, आप वहाँ स्कोर का कंपटीशन दे रहे हैं, आप रिजल्ट का कंपटीशन दे रहे हैं कि आपको रिजल्ट बनना चाहे आप किसी विधि से भी किए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन पुट करेंगे, एक्स बराबर यदि हम 6 रखते हैं, यदि एक्स बराबर हम वैल्यू 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 यदि रखते हैं, 6 पंचे 30, 30 में 7 गया 27, 27 दूनी 54, ठीक है, एक का निकल गया। इसका वैल्यू हम 6 रखते हैं तो 6 तिया 18, 18 में 5 गया 13, 13 तिया 39, तो क्या मेरा ये दोनों का योग 39 निकल के आया। यदि 39 निकल के आया यानी एक्स का वैल्यू हम सही रखे थे, तो 9 4 13 हो गया, 5 4 9, यानी सही है आपका उत्तर नंबर ए। आगे ऑप्शन को हमको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन से आप बना सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। यदि आपको यदि आपको वीडियो या क्वेश्चंस आपको सही लग रहे हैं या सही होती होगा ना, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे होगा कि इससे पता चल जाता है कि हाँ जो हमने कंटेंट बनाए वो आप लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 2010 में वो उससे 24 वर्ष बड़ा था, तो 2010 में मोनू की आयु क्या होगी वो आपको बताना। इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से बनाएंगे, ऐसे तो बन सकता था, आप इससे भी बन सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से बिल्कुल इजी वे में बनाएंगे, और ऑप्शन से कैसे बनता है तो आप इस प्रश्न से सीख सकते हैं, ठीक है। 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु से, मोनू की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी थी 2000 में, आज 2010 में वो उससे 24 वर्ष बड़ा है, समझ गए। आयु की 3 गुनी थी 2010 में, उससे 24 वर्ष बड़ा है, तो 2010 में मोनू की आयु क्या होगी। देखिए, इसको ऑप्शन से करना या मेथड से करना, बात वैल्यू सेम रहेगा, देखते हैं हम कैसे। 2000 में मोनू की आयु सिस्टर की आयु की 3 गुनी थी, क्या आप मानते हैं? 3 गुनी का मतलब है कि ये आपका यदि 3x है तो ये आपका x हो, ठीक है, ठीक। 2010 में वो उससे 24 वर्ष बड़ा था, तो 2010 में बात हो रहा था, 2000 में तो 3 गुनी थी, लेकिन 2010 में ये 24 वर्ष बड़ा है, यानी 10 साल बाद जो होगा मेरे भाई, 10 साल बाद इससे 24 वर्ष बड़ा होगा। तो हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि यदि कोई अभी आदमी का उम्र यदि 3x गुना 3 गुना है, इसका अंतर 24 साल है, तो इसको क्या 20 साल बाद जो अंतर होगा वो 24 होगा या इससे अलग होगा? 24 ही होगा। आपका अंतर 2010 में जो अंतर होगा एज का, तो 2000 में जो अंतर एज का होगा मेरे दोस्त, तो 2010 में भी अंतर वो सेम ही होगा। 2025 में भी काउंटिंग करेंगे तो अंतर सेम होगा, क्योंकि अंतर सेम ही होता है एज का। दोनों का बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों का बढ़ेगा, यानी अंतर सेम हो जाता है। तो ये दोनों का अंतर क्या है? 2x है, लेकिन अंतर क्या है? एक दूसरे से 24 वर्ष बड़ा है, यानी x का वैल्यू मेरे पास निकल कर कितना आ गया? 12। 12x का वैल्यू निकल के आया है, तो मोनू और उसके सिस्टर का आयु क्या निकल के आ जाएगा? तो 12 तिया 36 और 12 एका 12, ठीक है। ये कब का है? ये कब का है? ये आपका 2000 का है, 2000 का है, लेकिन पूछा गया 2010 में मोनू की आयु क्या होगी। 2010 साल पहले 36 वर्ष था, तो 10 साल बाद इसका उम्र 46 साल होगा, और इसका सिस्टर का जो 10 साल बाद उम्र होगा वो 22 साल। तो यानी इसका मोनू का आयु पूछा जा रहा है, तो मोनू का आयु 46 ईयर्स होगा, ठीक है, 46 ईयर्स। समझ गए। इसी तरह प्रश्न और है, उसको हम ऑप्शन से बताएंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा सटीक आपका मेथड यही बैठा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ अंतर करना था, तो अंतर चाहे 1 साल में हो 10 साल में हो, अंतर अंतर होता है, अंतर वही सेम रहे, ठीक है, समझ गए। चलते हैं आगे प्रश्न की। 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है, यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना और इन 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े में जोड़ दिया जाए तो प्राप्तांक योग क्या हो? 13 पूर्णांकों का औसत 36 है, 13 पूर्णांक क्या हो सकता है? ए बी सी डी, बताने के लिए लिख रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सॉरी, जे के एल एम
एन, एन 14 हो गया, एम 13 हो गया, ठीक है। 13 पूर्णांक है, इसका औसत कितना गया है 36। औसत क्या होता है, बीच वाला भाग। तो यानी 6 इधर से आप काउंटिंग कीजिए, 6 और 6 इधर से, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो आप इधर से 6 काउंटिंग कीजिएगा, 6 काउंटिंग क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक आपका 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ तक आपका 6 चला गया, यानी बीच वाला जो बचा मेरे भाई, जो मेरे बीच वाला बचा, वही तो मेरा औसत बचा, वही तो मेरा औसत बचा, यही तो औसत आपका 36 है। लेकिन ये जो संख्याएं जो दिया गया, ये क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब यदि ये 36 है तो ये 35 होगा, ये 34 होगा, ये 33 होगा, इसी तरह ये 32 होगा, इसी तरह ये 30 होगा, इसी तरह, सॉरी, इसी तरह ये 31 होगा, इसी तरह ये 30 होगा, यानी ये का वैल्यू आपका, स्टार्टिंग का वैल्यू आपका 30 निकल के आएगा। और इसके आगे वाला क्रमागत है, तो क्रमागत में एक एक जोड़ते जाएंगे, यानी 37 38 39 40 41 यानी 42, यानी 13वां संख्या जो लास्ट संख्या निकल के आएगा, 13वां संख्या जो निकल के आएगा वो 42 निकल के आएगा। समझ गए आप लोग यहाँ से। तो पूछा जा क्या क्या जा रहा है कि सबसे छोटे पूर्णांक का दोगुना, इसका दोगुना 60, और सबसे बड़े पूर्णांक का योग क्या होगा, तो इसका टोटल का योग 102 होगा। आपका करेक्ट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। इतना भी करने जो हम तो समझाए आपको लिखने के लिए, हमको इतना भी करने का आवश्यकता नहीं है। औसत 36 है, 36 यानी 13 पूर्णांक, देखिए सिंपल कैसे, 13 पूर्णांक 36 है, यानी 6 इधर से संख्या होगा, 6 इधर से संख्या होगा, बीच में 36 होगा। बस 36 में 6 से माइनस करते जाएंगे, एक 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 6 तक माइनस करते जाएंगे तो आपका 30 निकल के आएगा, इसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे तो आपका 42 निकल के आएगा। तो बस इसका दो गुना करना था, इसमें एक करना था, बस इतने में आपका प्रश्न सॉल्व होगा, इतना में, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए बताया गया, ठीक है। तो आप लोग इस मेथड को ध्यान से देखिएगा, बाकी बात सब चीज़ प्रैक्टिस पे छोड़े, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन डेली वाइज लेके आता हूँ कि आपका प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। सरल कीजिएगा, साइन थीटा बेटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस कॉस ए बेटे साइन, इसका मान क्या होगा। तो इसको आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, तो फार्मूला में बनाने के लिए आपका अरसों बीत जाएगा, ये बात हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इसका अच्छा उपाय क्या है, सबसे अच्छा उपाय इसका मेरे दोस्त, सबसे अच्छा मेथड है, आप थीटा का वैल्यू क्यों ना रखते। थीटा का वैल्यू आप 30 डिग्री मान रख दीजिए, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो आप मान रख सकते हैं ना। तो 30 डिग्री का मान हम रखें, 30 डिग्री का मान रखने पर जो इसका उत्तर आएगा, इसमें भी 30 डिग्री का मान रखने पर वही उत्तर आ रहा है, तो हम समझेंगे वो उत्तर मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं हाफ होता है, 1 प्लस, और कोस 30 डिग्री का मान 3/2 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह प्लस 1 प्लस √3/2 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान हाफ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ से हम शुद्धिकरण बढ़िया से करेंगे, तो ये गुना हो जाएगा, 2 प्लस √3, तो यानी ये ऊपर जाएगा तो 2 प्लस √3, ठीक है, प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3/2, ये भी आपका ऊपर जाएगा, 2 ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। तो क्या निकल के आपका आ गया, 1/2 प्लस √3 और प्लस 2 प्लस √3, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि ये भी जो 2 प्लस, जैसे 2 प्लस √3 है, यदि इसको बट्टा में एक बेटे में आ जाता है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, 2 माइनस √3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 माइनस √3 और प्लस 2 प्लस √3, ठीक है। तो √3 गया, 2 4, यानी कि थीटा का मान, यदि ए का मान, सॉरी माफ कीजिएगा, थीटा हम बोल दिए, यदि ए का मान, ध्यान दीजिएगा, ए का मान यदि हम 30 डिग्री रखते हैं, कोई भी ऑप्शन में ए का मान 30 डिग्री रखने पर 4 जो उत्तर आए वही मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसको रखते हैं, तो 2, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, यानी 2 दूनी 4, यही मेरा निकल के आया 4 4, ये मेरा प्रूफ हो गया ना, देखो ये मेरा प्रूफ हो गया, यानी उत्तर आपका जो निकल आएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो इस तरह वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होती है, और तुरंत उसका उत्तर कर सकते हैं। बाकी बात इसका फार्मूला से भी कर सकते हैं, नो डाउट, और फार्मूला से कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में मेरे दोस्त, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। एक गोले का आयतन ज्ञात करना है आपको, जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर दिया गया। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ से त्रिज्या मेरे पास निकल के क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का वॉल्यूम जो हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है।
ठीक है। पाई ऑप्शन में भी है तो पाई एक बार ऑप्शन पे ध्यान देना है प्रत्येक क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो पाई को छेड़छाड़ करना ही नहीं है आपको, पाई है तो पाई छोड़ देना है। आर क्यू है तो आर क्यू क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। समझ गए। आर क्यू मतलब 6 का क्यू 216 तो होगा, त्रिज्या तो आपका 6। तो 3 से यहाँ 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 चला जाएगा, यानी 288 पाई सेंटीमीटर क्यू, क्योंकि आयतन है, आयतन सेंटीमीटर क्यू इसका मात्रक होता है, तो आपका 288 पाई सेंटीमीटर क्यू इज करेक्ट आंसर। समझ गए, कुछ नहीं करना था, त्रिज्या निकालना था, बस इसमें वैल्यू पुट करना था, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। 45 है, 78 है, 117 है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ पहले क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जैसे 45 दिया गया है, 78 दिया गया है, 117 दिया गया है, तो सबसे बड़ी वो संख्या हम ज्ञात करेंगे जो कि तीनों को विभाज्य कर दे। तो तीनों को विभाज्य करने का मतलब है कि वो संख्या सबसे मिनिमम या तो 45 हो सकता है या 45 से नीचे। क्या 45 तीनों को विभाज्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यानी ये नहीं हो सकता। अब 45 को विभाज्य करने वाले बड़ी संख्या क्या हो सकता है, 15। क्या 15 तीनों को विभाजित कर रहा है, नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर 9, 9 क्या तीनों को विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है, 9 नहीं होगा। तो फिर 3, क्या 3 सबको विभाजित कर रहा है, जी हाँ 3 सबको विभाजित कर रहा है, तो उसका एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा। समझ गए, एचसीएफ को ऐसे निकालना है, ना कि 45 से भाग देना है 78 को, फिर इसका जो निकलेगा फिर इससे भाग 117 को। इस तरह आप कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप सॉल्व नहीं करते, आप सॉल्व 110% कर सकते हैं, बट इतना समय में आप नहीं कर सकते। समझ गए। तो ये सब मेथड के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डेली क्लास आपको लेना होगा, क्योंकि एक दिन वीडियो देखने से आपका डाउट क्लियर नहीं होने वाला है, आपको बार बार करना होगा यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है तो, ठीक है। ये आगामी जो भी आपका हो, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो टेक का हो, चाहे वो जो भी हो आपका आरपीएफ हो या एनटीपीसी हो, जो भी हो, मैथ सेम रहता है, तो आप इससे मैथ का समस्या दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। एचसीएफ क्लियर हो गया आपका, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। अब एलसीएम क्या हो जाता है, तो एलसीएम में होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, ये इससे विभाजित है, को और से में अंतर होता है, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। एक ये निष्कर्ष, ये जो सारणी में दिए गए हैं, एक दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप डी हो या चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये दो क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपको 100% देखने मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। दी गई सारणी अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सारणी विभिन्न वर्षों के लिए विभिन्न वस्तुओं के भारतीय निर्यात को मान दर्शाती है, ठीक है। आपका यहाँ टोटल सामान दिया गया है, ठीक है, जैसे कि फल है, दाल है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी वाला जो उत्पादन है, रक्षा है और डेयरी है, ठीक है। वर्ष है 2021, 20, 19, 18, 17, 2016 तक, और करोड़ों रुपया में इसका राशि जो है करोड़ रुपये में दर्शाया गया, ठीक है। तो अब इससे हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2018 से 20 के लिए फलों फलों आईटी और रक्षा उत्पादन में वार्षिक औसत निर्यात संयुक्त रूप से कितना है 2018 से 20। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2018 से 20, यानी ये हमको टोटल लेके चलना 2018 से 20, जो भी हो 2018 से 20 हमको लेके चलना 2018 से 20, ठीक है। तो क्या है 2018 से 20 फलों का निर्यात कितना किया गया 2018 और 20 में, तो 2020 में 75 है, 2019 में 70 है, 2018 में 21 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 75 है इसमें, 70 है और 61 है, ये आपका टोटल है, ठीक है। तो टोटल इसका योग क्या हो जाएगा, तो 5 एक 6 हो जाएगा, यानी 206 हो जाएगा, यानी फलों का टोटल निर्यात 206 करोड़ों रुपये में है, तो 206 करोड़ रुपये, ठीक है। अब आईटी विभाग में हम चलते हैं, तो आईटी विभाग आपका ये रहा, तो ये आपका 2020 रहा, 19 रहा, 18 रहा, तो तीनों साल का हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका निकल के आएगा 280 और 100 380, यानी हम बोल सकते हैं आईटी विभाग में जो होगा 160, 100, 120 जो हो जाएगा टोटल मेरे दोस्त 380 करोड़ों में दिया गया है, करोड़ रुपया हो जाएगा। रक्षा में चलते हैं, रक्षा में जो होगा
रक्षा में आप देख सकते हैं 80, 110, 85 हो जाएगा 3 में, इसको भी ऐड करना है 80, 110, 85। ठीक है, इसको यदि आप ऐड कीजिएगा तो 275 करोड़ आ जाएगा। तो टोटल कितना करोड़, कुल कितना करोड़ आ गया, टोटल करोड़ कितना हो गया, टोटल ऐड कीजिएगा तो 861 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो 861 करोड़ टोटल मेरा निर्यात हो गया 861 करोड़। लेकिन हमको औसत निकालना है, औसत निकालना है तो कितने टोटल है, 3 है ना, रक्षा आईटी फल, तो 861.3 तो डिवाइड कर देना है तो मेरा औसत संयुक्त रूप से निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और 3 सत्ते 21, यानी बोल सकते हैं 287 करोड़ रुपया आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। 287 करोड़ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले वो अपने पुत्र की आयु के 5 बेटे 2 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा, इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं, आखिर ऑप्शन से कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 10 वर्ष 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो यानी 5/2 हो जाएगा, कब, 5 साल पूर्व। ठीक है, ये आपका आप समझ गए, 5 साल पूर्व का अनुपात 5:2 होगा और 10 साल पूर्व का अनुपात 3:1 होगा। यहाँ तक आप मान गए। अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। तो उसकी आयु, वर्तमान आयु क्या है, किसकी वर्तमान आयु, इसकी माँ की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है क्या है। तो हम एक सपोज डेट के लिए मान लेते हैं इसकी माँ की वर्तमान आयु 35 साल। यदि इसकी माँ की वर्तमान आयु 35 साल होगा तो मेरे भाई 10 साल पूर्व इसका आयु क्या होगा, आप बता सकते हैं। तो 10 साल पूर्व 10 माइनस कीजिए यानी 25 साल होगा। तो यानी 10 साल पूर्व इसका माँ की आयु 25 साल होगा। तो यानी ये पूर्णांक में आ रहा है, पूर्णांक में आपको लेना नहीं है, पूर्णांक में एज नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी रखिए 55। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन, अब डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी 55 रखिएगा। तो मान लेते हैं उसके माँ की आयु 55 साल। ठीक है, तो 10 साल पहले उम्र क्या हुआ होगा इसका, 45 साल, 45 साल हुआ होगा। तो यदि 10 साल पहले इसका माँ के उम्र का आयु 45 साल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 3 का वैल्यू यहाँ से निकल, ये 45 साल है ना, 10 साल पहले 45 साल है, तो 3 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू आपका 15 साल निकल के आ गया, निकल के आ गया ना। ठीक है, तो माँ और सन का जो है, क्या हम बता सकते हैं वर्तमान आयु कितना होगा, वर्तमान आयु कितना होगा। यदि 10 साल पूर्व आयु 45 साल और 15 साल है, तो वर्तमान आयु 10 साल सब में ऐड कर देंगे, यानी ये 55 साल हो जाएगा और ये 25 साल हो जाएगा। समझ गए आप, 25 साल वर्तमान आयु। ठीक है, तो अब हमको प्रूव्ड क्या करना है कि यही ऑप्शन सही है। तो प्रूव्ड आप जो जो कथन दिए गए हैं इससे आप कर सकते हैं। क्या 5 साल पूर्व इसका आयु 5:2 के अनुपात हो रहा है, यदि हो रहा है तो ऑप्शन सही है। तो 5 साल पूर्व चलते हैं, 5 साल पूर्व आप भी चलिए। तो 5 साल पूर्व चलते हैं तो 50 और 20 क्या अनुपात 5:2 आ रहा है, तो हाँ 100% 5:2 आ रहा है, यानी उत्तर आपका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमने आपको समझाने के लिए इतना ये इसको रचा है। बाकी बात इतना भी करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऐसे किया जाता है ऑप्शन से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। सॉल्व कीजिएगा इसका 144 आप जानते हैं 12 का है स्क्वायर। ठीक है, 169 किसका है, 13 का है, तो 13 लिख दीजिए। लेकिन दशमलव कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 दशमलव बाद है, लेकिन रूट अंडर है तो 2 को हम कैंसिल कर देंगे, आधा ही लिखेंगे यानी 2 हो गया। ठीक है, माइनस 441 किसका है, दशमलव 1 सेकंड के लिए आप भूल जाइए, 441 किसका है, 21 का है। कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 में आधा लेना है यानी 2 है, तो 1 लेंगे यानी 10। ठीक है, तो इसको आप अध्ययन कीजिएगा तो +0.13 हो जाएगा -2.1। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया 12.13, इसमें 2.10 माइनस हो जाएगा, तो यानी निकल के आपका आ गया 10.10.03 करेक्ट आंसर होगा, 10.03 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, समान गति से 6 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, पहले एक चालक जो है, एक कोई साइकिल सवार थे, वो 2.5 किलोमीटर जाता है। ठीक है,
लेकिन उसको जाने में इतना समय लग जाता है। तो यदि इतना समय लगता है इतना किलोमीटर जाने में, तो क्या मेरे पास चाल निकल के आ जाएगा? क्योंकि चाल हम जानते हैं दूरी बटे समय होता है, तो समय कितना है, ये मिनट में समय है, मिनट सेकंड में है, लेकिन इसको हमको किलोमीटर में हमको दूरी है। लेकिन हमको जो भी चाल लेना है, जो भी समय लेना है, वो भी घंटा में देना होगा क्योंकि किलोमीटर है। तो 4 मिनट को पहले, 4 मिनट 10 सेकंड को पहले मिनट में हम यदि तोड़ते हैं मेरे दोस्त, तो 4 पूर्णांक 1 बटे 6 यानी 14 24 से 25 बटे 6 आ जाएगा। 25 बटे 6 क्या आया, ये आपका मिनट आया। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा, तो यानी कि 60 करेंगे तो यानी ये टोटल घंटा में 25 बटे 360 घंटा आ जाएगा। ठीक है, आप इतना मान लिए, यानी कि 25 किलोमीटर था, अब 25 बटे 360 इसका चाल है। यदि हम इसमें भाग देंगे, दशमलव पहले उड़ाते हैं तो यहाँ ये चला जाएगा, 360 ऊपर चले जाएगा, यानी 25 गुना 360 बटे 250। ठीक है, ये समझाने के लिए, घंटे में बदलने के लिए इसको मैं हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो इसको घंटे में बदलिएगा, डायरेक्ट यहाँ हम लिख देते हैं 4 मिनट को 10 सेकंड को घंटे में बदलिएगा मेरे दोस्त, तो 25 बटे 36, सॉरी 25 बटे 360 आपका आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप मान गए, 36 बटे 360 आवर्स में आपका चले आएगा। तो यहाँ से चले आया आपका, तो चाल क्या हो जाएगा आपका, इसको कटाइए आप, चाल जो हो जाएगा आपका 25 से ये 10 बार में जाएगा, ये से ये, यानी चाल आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यही 6 किलोमीटर उसी चाल से चलते हुए, क्योंकि इसमें 2.5 किलोमीटर जो चला था इतने घंटा में, यहाँ से ये तो चाल निर्धारित हो गया कि 36 किलोमीटर पर चला था। अब बोल रहा है कि हमको 6 किलोमीटर जाना और वही चाल वही रहना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1/6 घंटे में लगेंगे इसको? 1/6 घंटे का मतलब है 10 मिनट। ठीक है, 1/6 घंटे का मतलब है 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट से इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमको 6 किलोमीटर चलना था मेरे दोस्त, तो हमको चाल निकालना जरूरी था, तो चाल यहाँ से आप निकाल सकते थे, इसके बाद इस पर डिवाइड कर देते तो आपका समय आ जाता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। x² + xy + x = 18 है, इसका 24 है, तो x + y का मान क्या हो जाएगा? तो कुछ मत कीजिए, ये दोनों को माइनस कीजिए, कितना होता है 6, यानी एक का वैल्यू आपका 6 निकल के आ गया। या तो आपका उत्तर ये हो सकता है, या आपका उत्तर ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 5 है, कॉमन सेंस लगाइए, यदि 5 हम रखते हैं तो कहीं भी जीरो या कहीं भी दर्शन नहीं हो रहा है, यानी आपका उत्तर 6 चला जाएगा। ये कॉमन साइंस वाला है, आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। आंकड़े दिया गया है ये, और ये संख्या एक y है, बोला जा रहा है इसका माध्य y है, यानी जो संख्या यहाँ है इसका भी माध्य वही आ रहा है। ठीक है, तो आंकड़े का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? जो संख्याएं मैक्सिमम बार रिपीट करे। ठीक है, तो सबसे पहले y का वैल्यू निकालना होगा। y का वैल्यू निकालने के लिए माध्य पहले हमको माध्य का कैलकुलेशन करना होगा। तो माध्य क्या होता है? तो माध्य मेरे होता है मेरे दोस्त कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बेटे कुल संख्या, यही होता है ना माध्य। कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो 9 3 12, 5 17, 17 4 21, 4 25, 5 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई, यही तो इसका माध्य हो जाएगा। एक बार जोड़ लेते हैं फिर से, 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 9 30, यानी कि ये माध्य निकल के जो आएगा आपका 30 प्लस वाई निकल के आएगा। ये बात आप मान गए। 9 3 12 5 17, 17 4 21, 4 25 5 30। ठीक है, ये आपका टोटल कुल संख्या का योग, क्योंकि ये भी संख्या तो एक है, वाई जो संख्या नहीं दिया गया इसको भी तो ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो टोटल संख्या क्या हो गया आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्याएं से आपको भाग देना है, तो ये आपका माध्य निकल के जाएगा। तो साफ साफ बोला जा रहा है माध्य आपका वाई है, तो वाई के बराबर है। तो यहाँ से 30 प्लस वाई बराबर 7y हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आपका 5 निकल के आया। ठीक है, y का वैल्यू क्या निकल के आया? 5 निकल के आया, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये भी 5 है। ठीक है, अब हमको बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट करे, तो क्या 9 ये नहीं हो सकता, 3 ये भी नहीं, 5 1 2 3, हाँ 5 हो सकता है, 5 3 बार रिपीट कर रहा है, 4 ये 2 ही बार रिपीट कर रहा है, यानी कि उत्तर आपका 5 होगा। 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वो संख्या जो मैक्सिमम बार रिपीट करता हो, तो साफ साफ दिख रहा है ना 5 5, तो अभी हम औसत एक संख्या निकाले 5, यही संख्या तो हम 5 निकाले, 5 1 2 3 5 आ रहा है, बाकी बात कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो 5 आ रहा हो। समझ गए?
चलते हैं आगे प्रश्न की ओर और आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, द्विघात समीकरण है 6 माइनस 5x² माइनस 8x इक्वल टू 0 है, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। द्विघात समीकरण में मेरे दोस्त दो चीज आपको याद रखना बहुत अति आवश्यक है। एक तो मूलों का योग क्या हो जाता है, मूलों का योग माइनस बी बटे ए हम बोलते हैं। अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाता है, तो सी बटे ए बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ए किसको माने हम, ए आपको 5 को मानना होगा, यानी -5, बी -8, सी 6। ठीक है, ये आप मान लिए। ये आप मानने के पीछे इसका रीजन है, क्या माने आप। ठीक है, तो ये रीजन है इसका, क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण होता है मेरे दोस्त, कोई भी द्विघात समीकरण हो, एक बात, कोई भी द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण को कैसे लिखा जाता है, आपसे पूछ रहे हैं द्विघात समीकरण से कैसे लिखा जाता है। इसी तरह ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, इसी तरह तो द्विघात समीकरण निकला जाता है। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो ए क्या है आपके पास, ए तो ये है, सिर्फ उल्टा पुल्टा करते हैं, इसीलिए बोलते हैं ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए आप। ए यहाँ दे दिया गया है, बी यहाँ दे दिया गया, सी यहाँ दे दिया गया, तो उसी तरह हम यहाँ परिवर्तित करके इसको लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसी को हम यहाँ परिवर्तित करके लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ए बी गुणनफल पूछा जा रहा है, तो ए बी क्या होता है, सी बटे ए होता है। सी कितना है, 6 है, ए कितना है, -5 है, यानी उत्तर आपका 6 बटे -5 या -6/5। ये आपका माइनस 6/5 माइनस में हो जाएगा। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपको समीकरण याद, जो भी द्विघात समीकरण जो भी होता है ना मेरे भाई, ये होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ उत्तर देता है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन आपसे बोला जाता है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। ठीक है, और यदि आप ऐसे मान के चलिए, ये उत्तर दिए, ए का वैल्यू इसको मान लेते हैं आप, सपोज डेट के लिए ए का वैल्यू इसको मान लेते हैं, बी का वैल्यू इसको, सी का वैल्यू इसको मान लेते हैं, तो सी का वैल्यू यहाँ मेरे पास ए बी यदि निकालते हैं तो क्या निकल के आता, -a/6, यानी -4/3। ठीक है, ये कभी उत्तर आ ही नहीं सकता, आपका उत्तर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो साफ साफ कहने का मतलब है, क्वेश्चन को आप बढ़िया से रिपीट करके पढ़िएगा। क्वेश्चंस को यदि आप पढ़ते हैं तो मैथ में आसानी हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो दोस्तों आज का यहीं तक था आपका क्लास 25, टोटल 25 क्वेश्चन हमने करवा दिए गए हैं। और यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके वीडियो देखें। यदि आपको इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए पूरा डिटेल्स में, जिस तरह क्लास हुआ है क्वेश्चन बाय प्रश्न करके, तो आप टेलीग्राम चैनल पे हम डेली क्लास का पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके दे सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहाँ से सर्च में मैथ्स मैजिक क्लासेस सर्च कीजिएगा, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का। यदि आपको सेशन पसंद आ गया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और न्यू बच्चे के पास जो भी आगामी जो भी जिसका भी एग्जाम हो उसके पास शेयर आप जरूर कीजिएगा, जिससे हो सके मैथ में उसको थोड़ा बूस्ट मिल जाए तैयारी में। ठीक है, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, मैथ्स मैजिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे होगा ये कि आपका नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहेगा, क्लास पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, और कोई भी आपको अपडेट आता है सबसे पहले हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं अपडेट, और टेलीग्राम चैनल पे। तो आप दोनों जगह आप अपना करके रख सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वहां से होगा कि आपको कोई भी अपडेट हो इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो जो भी नोटिफिकेशन देंगे सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आज आज का यहीं तक था, अभी का यहीं तक था मेरे दोस्त, धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, या कोई जॉब नोटिफिकेशन में, या कोई क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।